जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपका यूनिट 10 हिंदी साहित्य की गद्य की विविध विधाओं के तहत जो आपके पाठ्यक्रम में टेक्स्ट बुक लगे हुए हैं उनमें से एक टेक्स्ट लगा हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा, जो सबसे चर्चित आत्मकथाओं में से एक आत्मकथा है। आज उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों के एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण उक्त रचना में मिलता है। यानी किस में मिलता है? क्या भूलूं क्या याद करूं में। इस आत्मकथा के संबंध में मुख्य कथन यह है कि यह हिंदी के हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। ये धर्मवीर भारती जी कहते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में। ये भी कहते हैं कि इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंग में उभर कर आता है। ये कहते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है, ऐसा कहना है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का। यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है, ऐसा कहना है नरेंद्र शर्मा जी का। बच्चन ने आत्मकथा के तीसरे भाग का नाम जीवन की आपाधापी में निर्धारित किया था, जो कि बसेरे से दूर नाम से प्रकाशित हुआ। क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात शुरू करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी का जीवन चित्र प्रस्तुत करते चले जाते हैं। इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण भी है। बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। वे करकल और पत्नी चंपा से अपने अनुराग का भी चित्रण करते हैं तथा अपनी प्रथम पत्नी श्यामा से अपने प्रेम का अंकुरण भी दिखाते हैं। बच्चन की आत्मकथा से उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों की सरगर्मी का भी आभास होता है। श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं। यहाँ पे देखिए गांव का उल्लेख, यानी अमोढ़ा बाबूपट्टी, जो इस गांव का उल्लेख भी है। अमोढ़ा गांव का जिक्र किया गया है बच्चन जी द्वारा। बच्चन कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते थे। अकबर प्रदत्त हुक्के का दृष्टांत देते हैं। बच्चन के दादाजी ललितपुर में जेल दरोगा थे, वहीं बच्चन के पिताजी का जन्म भी हुआ था। बच्चन 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने कैम्ब्रिज गए थे। उस समय के दौर में 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी के लिए बच्चन ने पायनियर अखबार में बतौर गश्ती एजेंट भी काम किया था। बच्चन छठी संतान थे। बच्चन को लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों उनकी मां ने 5 पैसे में बेचा था। बच्चन का बचपन मोहल्ला चक में ही बीता था। मोहल्ला चक वाला घर सड़क में आ जाने में वे कटघरे में बस गए। बचपन का जो पहला विवाह था वो किससे हुआ था? श्यामा से हुआ था। बच्चन श्यामा को ज्वाय और श्यामा बच्चन को सफरिंग कहकर पुकारती थी। बच्चन गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता भी कहते थे। बच्चन अपनी कविता को जीवनवादी कहते थे। यहाँ पात्र परिचय प्राप्त करने से पूर्व हम कथानक के बारे में देखते हैं कि ये जो कथानक आत्मकथात्मक विधा में लिखा गया है बच्चन जी के द्वारा, उसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि सबसे चर्चित रचनाओं में से एक है। कृति के शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि लेखक कहीं ना कहीं अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में कुछ तो ऐसी घटनाएं जरूर घटित रही होंगी जिसका वो उल्लेख यहाँ पे जरूर करना चाहता है, पर वो किसका करे नहीं करे वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। उसका स्रोत इस आत्मकथात्मक कृति में आसानी से ढूंढा जा सकता है। उनके द्वारा बहुत चर्चित रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण जैसी काव्य कृतियां आती हैं, लेकिन जो क्या भूलूं क्या याद करूं हूँ, ये अस्पष्टता ये बतलाती है कि इसे पढ़ने का अर्थ लेखक के बचपन से लेकर उनकी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु तक के जीवन क्रम को जानना ही नहीं, बल्कि उस समय के समाज को समझना भी है, जब भारत में जातिवाद और धार्मिक संस्थाएं बहुत ही मजबूती से थी। तो प्रत्येक बड़ी रचना का अपना एक सच होता अधिकांशतः। इस सत्य का दर्शन रचना की अंतर्वस्तु में ही निहित होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं को पढ़ते हुए बार बार इस बात का एहसास होता है कि बच्चन अपने जीवन की जिन सच्चाइयों से पाठक समाज को परिचित कराना चाहते हैं वे उनकी जरूर है, पर उनका गहरा संबंध तत्कालीन युगीन परिवेश से है। वे सच्चाइयां ऐसी नहीं कि व्यर्थ का प्रचार करें। नायाब साहब, राधा बुआ, बाबा भोलानाथ, पिता
प्रताप नारायण, पत्नी श्यामा, मित्र करकल, चंपा, प्रकाशु, श्री कृष्ण आदि की जिंदगी की सच्चाइयों का गहरा संबंध लेखक के जीवन और युगीन परिवेश से रहा है। एक तरह से यह रचना जो है, इस रचना में व्यक्ति जीवन और लेखक के अनुभव तथा दृष्टि की वास्तविकता एवं व्यापकता का प्रमाण भी प्रस्तुत करती है। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में बच्चन ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मांतेन की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए लिखा कि मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूं, मैं अपने गुण दोष जगजीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूं, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। स्पष्टता मानतेन की इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चन ने अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को जाहिर कर दिया, पर इस प्रथम भाग में वे अपने संपूर्ण जीवन की चर्चा न करके केवल कायस्थ जाति, परिवार की परंपरा, जन्म, शिक्षा और जीवन संघर्ष से लेकर प्रथम पत्नी श्यामा की मृत्यु तक की घटनाओं का चित्रण करते हैं। बाद का जीवन उन्होंने आत्मकथा के अन्य भागों में अभिव्यक्त किया है। भारतीय समाज में जाति की भूमिका के नकारात्मक पहलुओं को लेखक ने कई प्रसंगों द्वारा उजागर किया है। इसी में एक प्रसंग आता है, कायस्थ विधवा स्त्री जिसे अपना जीवन यापन के लिए विजातीय व्यक्ति से संबंध जोड़ना पड़े, उसे अपनी बेटी के विवाह पर कायस्थों का बहिष्कार भी झेलना पड़ा। लेकिन बच्चन और उन जैसे प्रगतिशील युवक उस विवाह में शामिल होते हैं और यह बात है कि इस कारण खुद लेखक के परिवार को बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने जन्म और परिवार से जुड़े उन प्रसंगों और घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के विकास और उनकी सृजनात्मक भूमिका में परिवार और परंपराएं कैसे सर्वाधिक सार्थक भूमिका निभाती हैं। वास्तव में प्रत्येक परिवार की कुछ निजी विशेषताएं और परंपराएं होती जिनका गहरा असर उन पे होता है। वो चीज हम यहाँ भी देख सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन की इस आत्मकथा में संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि अस्तित्व रक्षा के लिए किया गया प्रयास। लेखक ने अपने लेखन के आरंभिक प्रयासों का भी मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है। अपनी पहली पुस्तक का प्रकाशन उनके लिए कितना आह्लादकारी था, यह हम पढ़कर महसूस कर सकते हैं। लेखक ने अपने लेखन के आरंभिक प्रयासों का भी मार्मिक विवरण दिया है यहाँ पे। यदि 1933 में सुषमा निकुंज प्रकाशन द्वारा खुद मधुशाला के प्रकाशन के बाद घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होता है, पर उन दिनों के आर्थिक संघर्ष की भयानकता का अंदाजा निम्नलिखित पंक्तियों से लगाया जा सकता है। रात को खाना बनाने के बाद पढ़ाने जाता और 11 बजे रात के करीब लौटता। कीटगंज से मुट्ठीगंज तक की सुनसान सड़कों पर खचर खचर साइकिल चलाता, जाड़ों में ठिठुरता। उन दिनों की अपनी मेहनत, मशक्कत, अपने मन के तनाव, दिमाग के खिंचाव की याद करता हूँ तो लगता है कि मैं कोई दैत्य ही रहा हूँगा जो ये सब झेलता ठेलता हूँगा। बच्चन की आत्मकथा में संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि देश की ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति की आकांक्षा और उसके लिए व्यक्तिगत तथा रचनात्मक स्तर पर किया गया प्रयास। इस कृति में तत्कालीन भारत की जिन राजनीतिक गतिविधियों का संकेत और चित्रण मिलता है, उनमें भारतीय और अंग्रेजों का अत्याचार, गदर में बाबा भोलेनाथ के घायल होने की चर्चा, गांधी और उनके राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, क्रांतिकारियों के साथ सहयोग प्लस प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख, तिलक की चर्चा, ये सभी आते हैं। देश का एक तरीके से राजनीतिक परिवेश में हो रहे इन संघर्षों से लेखक किसी न किसी रूप में अपने आप को जोड़कर देखता है। गांधी जी की उपस्थिति में स्वरचित गीत सर जाए तो जाए पर हिंद आज़ादी पाए का हजारों की उपस्थिति में श्यामा कुमारी नेहरू द्वारा लोगों से गंवाना आदि स्वाधीनता आंदोलन के हिस्से हैं। गांधी जी के प्रभाव में आकर स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भागीदारी की चर्चा करते जुलूस में नारे लगाना, मतलब ये सब बहुत सारे रचनात्मक कार्य थे उनके जीवन के पहलुओं में। किसी भी मनुष्य के संघर्ष और निर्माण में कुछ लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या भूलूं क्या याद करूं में आत्मकथाकार ने परिवार के अलावा अनेक ऐसे लोगों का उल्लेख किया है जो उनके संघर्ष, निर्माण और विकास के साथी और सहयोगी रहे हैं। इन व्यक्तियों में एक तरफ जहां उनके मित्र, अध्यापक और रचनाकार साथी रहे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहे जिनके नकारात्मक और सकारात्मक व्यवहार के कारण लेखक को अपने जीवन की दिशा तय करने में मदद मिली। यद्यपि श्यामा लेखक की पत्नी है, परंतु इस कृति में वह लेखक के संघर्ष और निर्माण में जिस तरह की भूमिका निभाती हैं वह कई मायने में किसी सच्चे मित्र से कम नहीं है। लेखक उसे जॉय कहते हैं और चाह उसे सफरिंग। एक मित्र रूप में उसके योगदान की चर्चा करते हुए
वह कहते हैं कि सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर ना ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू, चला चल पा जाएगा मधुशाला। जिस धैर्य और लगन से श्यामा उसके रचनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती वह अद्भुत है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह धैर्य नहीं खोती और हमेशा लेखक की हिम्मत बढ़ाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने खुलकर भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा दोनों के बारे में चर्चा की और भावों और विचारों को भी अभिव्यक्त किया। इस कृति में अनेक जगह वह परिवार और समाज के प्रतिबंधों को तोड़ते हुए विषम परिस्थितियों में स्त्रियों की मदद करते हैं, चाहे वो चंपा हो या प्रकाश हो। यद्यपि इन स्त्रियों के प्रति लेखक के अंदर एक भावुकता भरा आकर्षण है, पर इससे वह मुक्त भी जल्दी हो जाते हैं। वह ये भी मानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता एक हद तक ही स्त्री समाज को महत्व देता है और पुरुष के दबाव से मुक्त करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज यूरोप में स्त्रियां बहुत अच्छी स्थिति में होती, पर यूरोप में भी ऐसा नहीं है। वह कहता है कि जहां आर्थिक स्वतंत्रता संभव हुई है वहां इसमें संदेह नहीं, एक दूसरे से दबने की भावना दूर हो गई है। पर यह केवल बाहरी और नकारात्मक पक्ष है। यूरोप में पति पत्नी विच्छेद के कितने ही मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता भी कारण बनी। जाहिर है लेखक स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को उतना कारगर नहीं मानते, तो फिर उपाय क्या है? आदर्श प्रेम। लेखक कहता है यद्यपि उसके आदर्श प्रेम का जो स्वरूप और आधार वह अपने आप में बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी वह कहता है नर नारी का वह आकर्षण जो प्रेम का रूप लेता है और एक दूसरे की किसी अभाव की पूर्ति करता है। बच्चन बार बार इस कृति में स्त्री के साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करने पर बल देते हैं। बुजुर्ग और विधवा स्त्रियों का सम्मान करने की भी बात करते हैं। तो ये लेखक के अपने व्यक्तिगत विचार और इसमें बहुत सारे ऐसे विचार मिलते हैं जो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। उनके विचार अलग अलग मुद्दों पे हैं। रचना धर्मिता को लेकर भी वो अपने विचार किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, धर्म और दर्शन संबंधी विचार प्रस्तुत करते हैं। रचना और रचनाकार संबंधी विचार वो अपना प्रस्तुत करते हैं। उनकी शिल्प की बात करें तो वास्तव में किसी कृति का स्वरूप रचना के बाहर के सामाजिक यथार्थ और भीतर के यथार्थ के अंतर संबंध से निर्धारित होता है। तो इसमें भी आप वो अंतर वस्तु देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो पात्र परिचय क्या भूलूं क्या याद करूं में है, मिट्ठू लाल ये नायाब कोतवाल होता है। नायाब कोतवाल मिट्ठू लाल बच्चन के परदादा थे। उन्होंने ही इनका कई खंडों का विशाल पुश्तैनी मकान बनवाया था जो गरीबी के समय पर थोड़ा थोड़ा करके बिकता रहा। मिट्ठू लाल और राधा ये मिट्ठू लाल की बहन थी। राधा अपना घर छोड़कर भाई मिट्ठू लाल के यहाँ रहने आ गई थी। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक वह इसी परिवार के साथ रही। भोलानाथ मिट्ठू लाल के पुत्र। भोलानाथ संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लंबे समय तक ललितपुर में जेल दरोगा रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस इलाहाबाद आ बसे। महारानी राधा की पुत्री। महारानी भी अपने पति का घर त्याग आई। अंतिम समय में पारिवारिक झगड़े के कारण वह घर से चली गई और कसम खाई कि लौट कर देहरी पर पाँव नहीं रखेंगी। राधा भी इसके साथ चली जाती है और वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। महारानी बाद में किसी कार्यक्रम में आती भी हैं तो देहरी के बाहर ही रहती हैं। बुद्धि महारानी की पुत्री। तुलसी भोलानाथ की पुत्री। प्रताप नारायण भोलानाथ के पुत्र व बच्चन के पिताजी। सुरसती यानी सरस्वती बच्चन की माँ। बच्चन की माँ बड़े परिवार की थी और शिक्षित थी। बच्चन पर उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। मंगल पंडित बच्चन परिवार के सहृदय थे और गाढ़े वक्त में सभी के साथ खड़े रहे। सुंदर ये मंगल की पत्नी। करकल मंगल के पुत्र थे। करकल बच्चन का अभिन्न मित्र था। उसका विवाह चंपा से हुआ था। उसकी मृत्यु बारिश में भीगने के कारण असमय हो गई। चंपा करकल की पत्नी। चंपा एवं बच्चन में करकल की मृत्यु उपरांत प्रेम संबंध उपजता है। वह गर्भवती हो जाती है तो सुंदर को लेकर बद्रीनाथ चली जाती है, जहाँ वह कड़ी यातनाएं झेलती। इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। श्यामा ये बच्चन की पहली पत्नी होती है। श्यामा समृद्ध परिवार की पुत्री थी जिसका विवाह बच्चन के जानकार ने कराया था। श्यामा के स्वभाव ने बच्चन के निराश जीवन को पुनः प्रेम से भर दिया था। श्यामा को क्षय रोग हो जाता है और वह कई वर्ष तक यातना भोगती है। बच्चन को भी क्षय रोग होता है तो उनकी बड़ी सेवा करती है। जिस दिन बच्चन स्वस्थ होते हैं उस दिन वह खाट पकड़ लेती है और पुनः स्वस्थ नहीं होती। शालिग्राम बच्चन के छोटे भाई। शैल कुमारी बच्चन की बहन। विश्वनाथ प्रसाद बच्चन के अंग्रेजी ट्यूटर। अन्य पात्रों में है महगिनिया, लक्ष्मीनिया, मनसा, गणेश प्रसाद, रामचरण शुक्ल, श्री कृष्ण, प्रकाशो, महेश, मुक्त, राजनाथ पांडे। यहाँ पे देखिए प्रमुख उद्धरण में आता है कि आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता ही है।
जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचना जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती है वहाँ पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती है। कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी उसकी। बादशाह सलामत की भेंट थी। किसी समय चिलम टूट गई थी तो उसे बदल दिया गया। फिर कभी निगाली टूट गई तो दूसरी निगाली लगवा दी गई। इस तरह नैचा भी किसी समय बदला गया और फरसी भी किसी समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया। पर परिवार में यही प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट किया था उसका अब कोई अंश उसमें बाकी ना रह गया था। अस्तुल वस्तुएं ही नहीं, शायद संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रखती। मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। हुक्का घंसी चाचा भी पीते थे पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई ये जानते थे और दो चार कस खींच वो अपने मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर घंसी चाचा के पास पहुंचा देता था जो कहीं पीछे बैठे रहते थे। वे गांव से लकड़ी मंगाते और शहर में खूंटे गड़ा कर सप्लाई करते। एक बार की मुझे याद है उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक हो गए इतने खूंटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए थे। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकारी थी और ये कुछ उनसे 19 पड़े थे, बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे वहीं थे। लौट कर वे हमारे घर आए तो उन्होंने एक संध्या को मार्शल्ला का विशेष तरह उच्चारण करा था जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था। उसे सुनकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी और उनके मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर गए थे। उस रात किसी से खाना नहीं खाएगा और रसोई उठा दी गई। अपने परिवार में उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा था। माशाअल्लाह के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद आधिकारिक रिपोर्ट के पढ़ने पर भी नहीं मिली। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो उनमें शायद ही रही हो। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। ये भी कथन इसमें आता है। नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है। उसके स्वप्नों में कोई उससे अधिक मधुर कोमल और सबल नहीं होता। माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है। ना बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती भी रहती है। जीवन में कुछ चीज़ें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती है। जब उन्हें अधिकार की लौह श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है तब वे बिखर जाती हैं। बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्च के लिए दादी की काफ़ी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता है जिसे 4 पैसे की आमदनी ना हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झिझोड़ कर फेंक दे। कल्पना तभी सजीव और सबल होता है जब उसका आधार यथार्थ में हो। यथार्थ बाहरी मात्र नहीं बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतरी बन गया हो। सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है। समाज दुराग्रह करता है। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं है जितना वह संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्रायः सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित ना जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। जब तक कलम है वह लाठी की राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है। पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, वह सकारात्मक भी है। वह संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति, वह जीवन की जीवंतता। लाठी तो जड़ता है, जड़ता ना भी हो तो भी असंतुलन, एकांगिकता, विकृति है। जिज्ञासा केवल अशांत रखेगी। नारी स्वभाव से अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ होकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी, कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का। प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए तो वह निश्चय ही अपने प्रेम का अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा ना दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन थे। और वैसे तो आत्मकथा पढ़ेंगे तो काफ़ी बहुत ही मतलब आपको अलग अलग जो है एंगल देखने को मिलेंगे। इतने संक्षेप में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियों पे ही हमने डिस्कस किया है। बाकी गद्य की विविध विधाओं में हम नेक्स्ट जो है आप हुदरी रमणिका गुप्ता का है उसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।